हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में आपने क्या देखा था? सबसे पहले कॉन्सेप्ट यानी मीनिंग और डेफिनेशन। फिर आपने देखा था नेचर का पार्ट, जिसमें आपने देखा था इकोनॉमिक्स को साइंस के फॉर्म में, सोशल साइंस के फॉर्म में और आर्ट्स के फॉर्म में। ठीक है, जब आप साइंस के फॉर्म में बात करते हो तो आपको पता है कि दो पार्ट आते हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। तो हमने वहाँ पे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात कर ली थी। पॉजिटिव का मतलब क्या था? एक तरीके से व्हाट इज़, मतलब आप पर्टिकुलर चीज़ देख रहे हो लेकिन उस पर जजमेंट पास नहीं कर रहे हो। लेकिन नॉर्मेटिव में क्या था? व्हाट इट शुड बी। जब आप व्हाट इज़ की बात करते हो तो वो नॉर्मल कंटेक्स्ट में चल रहा होता है, एक्चुअल सिचुएशन। लेकिन नॉर्मेटिव का मतलब क्या है? आप जजमेंट पास कर रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर अप्रोच को गलत बोल सकते हो या सही बोल सकते हो। मतलब क्या बोल सकते हो कि आइडियलिस्टिक सिचुएशन ये होनी चाहिए थी। ठीक है, कोई सिगरेट कंज्यूम कर रहा है तो आप देखते गए और चले गए, तो जनरली क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। एक तरीके से हम क्या बोल सकते हो? वो पॉजिटिव पार्ट हो गया साइंस, क्योंकि आपने उस पर कुछ क्या करा? वैल्यू या जजमेंट पास नहीं करा। लेकिन आपने उसको बोला कि भाई अगर आप क्या करोगे, ज़्यादा पियोगे तो आपका लीवर ख़राब हो सकता है, आपको दिल की बीमारी हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम जो बोलते हैं, हार्ट की बीमारी, तो वो हो सकती है। तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि ये नॉर्मेटिव साइंस हो गया। ठीक, आप एथिक्स बता रहे हो, आप अपनी वैल्यू जजमेंट पास कर रहे हो, तो वो एक तरीके से नॉर्मेटिव का पार्ट है। तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे आज, जो कि मैंने नॉर्मेटिव आपको बता ही दिया। ठीक, क्योंकि नॉर्मेटिव में जनरली हम क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक थ्योरीज होती है जो आप पढ़ते हो वो पॉजिटिव होती है, याद रखना। इकोनॉमिक थ्योरीज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आपको मैंने बताया क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ ली, वो नॉर्मली क्या बताएगी? कॉजेज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताएगी, एक तरीके से कि पर्टिकुलर जो भी फैक्ट है उसके बीच में क्या कॉज है और क्या इफेक्ट हुआ। तो वो आप जनरली पॉजिटिव में देखते हो। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप जजमेंट भी दे रहे हो और एथिकल वैल्यू भी साथ में डाल रहे हो तो वो क्या हो गया? नॉर्मेटिव। क्योंकि जब आप साइंस देखते हो तो वो प्योर साइंस होता है, लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो वो भी एक तरीके से क्या है? प्योर साइंस की तरह हो गया। पर जब आप उसको बिजनेस में अप्लाई कर रहे हो तो वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो गया। जब अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो गया तो वो नॉर्मेटिव हो गया, क्योंकि उसमें आप ये देखना चाहते हो कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपने इकोनॉमिक्स को अप्लाई किया है वो कैसा रिजल्ट दे रही है, वो पर्टिकुलर आपको गोल की तरफ लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी। तो आप पहले से ही सोच रहे हो। ठीक है, तो एक जजमेंट पास हो गई, समझ गए? तो ये तो आपको आ गया। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और हाँ, एक और चीज़ कैरेक्टरिस्टिक कराऊंगा, पहले तो ये तो बता दूं, और ऑब्जेक्टिव कवर कराऊंगा, और आपको क्या कवर कराऊंगा? स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट। और लास्ट में आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के बीच में 4-5 डिफरेंस है, वो कवर कराएंगे। ठीक है, अब चलते हैं किसकी तरफ? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता ही है क्या होता है। जब आप क्या करते हो, एज एन इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की स्टडी करते हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्म में हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरल इकोनॉमिक्स होती है वो कैरेक्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्म में होती है। मतलब आप सारी इकोनॉमी की स्टडी नहीं करते हैं, एज ए होल जो भी प्रॉब्लम है उसकी स्टडी नहीं करते हैं। जब भी बिजनेस मैनेजर देखता है तो अपने बिजनेस की सिचुएशन से रिलेटेड या आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने ही करता है अपने बिजनेस में, कि हमारे बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आए। ठीक है, कैसे? मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे देखिए, अगर आप इन्हें प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं कि क्या प्राइसेस गुड्स की रहेगी, पर्टिकुलर डिमांड क्या हो सकती है। ठीक है, आप अपने कैपिटल मैनेजमेंट की अप्रोच देख रहे हैं, किसको देखते हुए? पर्टिकुलर एक बिजनेस की सिचुएशन को देखते हुए कि हमारे पास क्या क्या मशीनरी आ सकती है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो एज ए आप क्या कर रहे हो? बिजनेस इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्म में पढ़ रहे हो। लेकिन याद रखना कि वो कैरेक्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी हेल्प लेते हो कभी कभी। अब आप ये मानिए कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आप एक्सपोर्ट करते हो बाहर। गवर्नमेंट ने अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा दी तो क्या पता आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या पड़ेगा। क्या पता जो आपसे ख़रीदता था बाहर का सप्लायर, या बाहर का सप्लायर बोल रहा हूँ सॉरी, बाहर का कस्टमर या क्लाइंट आपसे ख़रीदता था, क्या पता अब वो आपसे ख़रीदे नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी वो इम्पोर्ट करेगा तो उस केस में क्या पता उसकी भी ड्यूटी ज़्यादा लगे। गवर्नमेंट ने क्या करा दिया एक तरीके से कि जो भी बाहर से इंपोर्ट करेगा उस पर ड्यूटी ज़्यादा लगेगी या टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे, या वो पर्टिकुलर गुड्स ही बैन कर दिया, तो आपके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया। ठीक है, आपने सोचा कि प्लास्टिक का बिजनेस स्टार्ट करूँगा। ठीक, आपने सब कुछ अप्रोच कर ली, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्या प्लास्टिक पे बैन लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर को भी ध्यान में रखना पड़ता है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ता है। रिसेशन हो जाता है तो आपके इंडिविजुअल बिजनेस पे भी असर होता है। लेकिन आप क्या करते हो जब स्टडी करते हो बिजनेस इकोनॉमिक्स में? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही फैक्टर्स की स्टडी करते हो, पूरी इकोनॉमी की नहीं करते। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ये कैरेक्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, समझ गए? फिर तीसरा पार्ट नॉर्मली ये प्रैक्टिकल होता है। प्रैग्मेटिक मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? व्यवहारिक अप्रोच। इसका मतलब क्या हो गया? आप डेली जो फंक्शनिंग कर रहे हो बिजनेस की, उसमें इकोनॉमिक थ्योरी को अप्लाई कर रहे हो।
और इसका मतलब क्या हो रहा है, आप जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में से बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने की कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट कंसंट्रेट ऑन मेकिंग इकोनॉमिक थ्योरीज मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड। मतलब अप्लाइड इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो कि इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ी हुई नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, वो नॉर्मेटिव फॉर्म में अप्लाई हो रही है। तो सारे वर्ड एक ही है, ये मान के चलिए, नॉर्मेटिव, प्रैग्मेटिव, थोड़ा समझने का बस क्या अलग अलग फ़र्क है। प्रिस्क्रिप्टिव बताया था मैंने आपको, डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या कर रहे हो, आप डिस्क्राइब कर रहे हो। तो ये बोल रहा है कि ये प्रिस्क्रिप्टिव है रादर देन डिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव मैंने आपको बताया था, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो बोलता है ये चीज़ें खानी है, ये नहीं खानी, इसको दवाई को ऐसे लेना है। इसका मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक की थ्योरी क्या है, डिस्क्रिप्टिव, लेकिन जब वो बिजनेस में अप्लाई हो रही है तो वो क्या हो गई, प्रिस्क्रिप्टिव। इसका मतलब क्या हो गया, वो बिजनेस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, या हम बोल सकते हैं सॉल्व करने के लिए हेल्प कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वो हमें एक आइडिया दे रही है, प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच, ये पार्ट आ गया। फिर आपको बोल रहा है यूज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैंने आपको भी बताया जनरली। ठीक, तो एक बार आप देख लेना, यहाँ पे ये मैं लाइन पढ़ के बताता हूँ। मैनेजरल इकोनॉमिक्स टेक्स द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल कंडीशन, जैसे बिजनेस साइकिल। अब आपको बताया ना बिजनेस साइकिल जनरली क्या होती है, लेकिन फिर भी देखो आगे कोई ना कोई क्वेश्चन आएंगे तो मैं पूरा आपको बिजनेस साइकिल का पार्ट कवर कराऊंगा। अभी तो ये नॉर्मल सी अप्रोच है, इसलिए इसमें बता देता हूँ हल्का सा। देखिए, जब बिजनेस एक लॉन्ग रन में चलता है, ये मान लो ये टाइम है, और ये एक तरीके से क्या है, लेवल ऑफ आउटपुट है जितना निकालता है, तो ये नॉर्मल लेवल है। अगर बिजनेस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चल रहा है, मान लो 10-15 साल हो गए बिजनेस को, तो उसने क्या देखी होगी, प्रॉस्पर्टी भी देखी होगी। ठीक है, उसने बूम भी देखा होगा। बिजनेस साइकिल का मतलब ये होता है। तो बूम मतलब क्या हो गया, ऊपर अप्रोच, फिर उसके बाद उसने क्या देखा, डिक्लाइन। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि रिसेशन बोलते हैं ना जनरली, वो देखा होगा। रिसेशन आते ही उसने सबसे नीचे अप्रोच देखी होगी, क्योंकि ये तो नॉर्मल लाइन है, उससे नीचे यहाँ पे मान लो डिप्रेशन होता है, क्या हो गया, डिप्रेशन। फिर उसके बाद उसने रिकवरी भी देखी होगी। ठीक, तो वापस फिर वो किसकी तरफ बढ़ गया, प्रॉस्पर्टी की तरफ बढ़ गया। तो जो नॉर्मल लेवल एक तरीके से वो भी चलता है। इसके अलावा आपको पता है कि नॉर्मल 5 साइकिल आ जाती है, प्रॉस्पर्टी, बूम, डिक्लाइन भी बोलते हैं, रिसेशन भी बोलते हैं, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी का पार्ट आ जाता है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरा आपको अलग से उसका पॉइंट ये सब कुछ कवर करा दूंगा। नेशनल इनकम, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, तो जनरली आपको क्या करना पड़ता है, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, वो आपको पता रहनी चाहिए। यानी एक तरीके से बोल रहा है कि मैनेजर को इनके बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए। यूजेस थ्योरी ऑफ फर्म, इसका मतलब क्या है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स लार्जली यूज द बॉडी ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल टुवर्ड्स सॉल्विंग द बिजनेस प्रॉब्लम। मतलब इकोनॉमी की थ्योरी को अप्लाई कर रहा है। और यह आपने पिछली वीडियो में देखा था, इट इज़ ए स्पेशल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड मैनेजरल प्रैक्टिस। मतलब मैनेजरल प्रैक्टिस मतलब बिजनेस की जो सिचुएशन होगी कोई भी, उसमें इकोनॉमिक थ्योरी को आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, ताकि जो भी उसके बीच में गैप है उसको दूर करने का ये काम कर रहा है। ठीक है, और ताकि आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ पहुंच जाओ। मैनेजमेंट ओरिएंटेड, एक तरीके से मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने में, आपको बताया था फॉरवर्ड प्लानिंग या फ्यूचर की पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। मैनेजरल इकोनॉमिक्स एनालाइसिस द प्रॉब्लम एंड गिव सॉल्यूशन जस्ट एज डॉक्टर ट्राई टू गिव रिलीफ टू द पेशेंट। तो आपको पता है कि एक वो प्रिस्क्रिप्टिव दे देता है आपको, और आपको एक नॉलेज दे देता है, ताकि पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से अच्छी तरीके से कर सको। फिर आपको दे रखा है मल्टी डिसिप्लिनरी। देखिए, आपको पता है कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं तो जनरली क्या करता है, वो मोस्ट मॉडर्न टूल का यूज़ करता है, जैसे मैथमेटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के। आपको पता है ना, लीनियर डिमांड फंक्शन, ठीक है, नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन। इसी तरीके से आपने प्रोडक्शन फंक्शन का देखा होगा, कॉप डगलस आपके पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्शन फंक्शन बने हुए होते हैं, या क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसमें आपको पता है कि जनरली क्या होता है, एक इक्वेशन बनी हुई होती है, या एक लाइन लिखी हुई आती है पर्टिकुलर मैथमेटिक्स टाइप की। तो वो क्या है, ये बोल रहा है कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, इन टूल्स का यूज़ कर रहा है, मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का, या ऑपरेशनल रिसर्च, जिसमें आप जनरली बोलते हो गेम थ्योरी हो गई, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गई, सिमुलेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गई। तो जनरली इकोनॉमिक्स एक तरीके से इन मॉडर्न टूल्स का यूज़ कर रहा है, किसके लिए, एक तरीके से बिजनेस में जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए। एंड डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग प्रिंसिपल, जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड पर्सनल एटसेट्रा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है मॉडर्न टूल के फॉर्म में यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। यानी ये अकाउंटिंग के साथ अच्छा रोल प्ले कर रहा है, फाइनेंस के साथ, मार्केटिंग के साथ, प्रोडक्शन के साथ, सबके साथ। फिर आपको दे दिया आर्ट्स एंड साइंस। आर्ट्स का मतलब क्या हो गया, आपके पास क्या स्किल है, सामने वाले के पास क्या स्किल है। तो आपको पता है कि एक ही काम को दो पर्सन अलग अलग तरीके से करते हैं। तो किस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर अप्रोच को फॉलो करते हो,
और उस बिजनेस सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें से आप बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने की करते हो, तो वो आपकी स्किल दिखाती है, वो आपकी आर्ट दिखाती है कि आप इकोनॉमिक थ्योरी को जो भी आपने सीखी है उसको कैसे बिजनेस में अप्लाई करते हो। एक नो सीखा होगा वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, वो तो डाउन की तरफ ही लेके जाएगा। लेकिन एक एक्सपीरियंस मैनेजर होगा तो वो क्या करेगा, इकोनॉमिक थ्योरी को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करेगा। वो हो गया आर्ट। साइंस का मतलब क्या हो गया, जो एक तरीके से कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है बाय कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग एंड एनालाइजिंग द फैक्ट्स। तो फैक्ट में क्या बोलेगा, क्या कॉजेज है, क्या इफेक्ट है, तो उसको कलेक्ट करके, क्लासीफाई करके, एनालाइज करके, किसके बेसिस पे, सर्टेन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। तो प्रिंसिपल्स किसके होते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी से रिलेटेड, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उनको बिजनेस में अप्लाई करेगा और उसका एक्चुअल में कॉजेज एंड इफेक्ट देखने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको पता है कि ये एक तरीके से क्या, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इसका मतलब अलग अलग पर्सन अलग अलग ढंग से अप्लाइड करेंगे, तो इसलिए ये क्या आ गई, आर्ट भी आ गई। तो ये बोल रहा है इट पॉइंट आउट टू द ऑब्जेक्टिव एंड ऑल्सो शो द वे टू अटेंड द सेड ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव्स को पॉइंट आउट करता है। तो बिजनेस मैनेजर, आपको पता है कि अगर आप 10 बिजनेस देखोगे और 10 बिजनेस मैनेजर देखोगे, सबकी अप्रोच अलग अलग होगी और सबके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव पाने के तरीके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, अब आपको ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब देखिए, समझिए क्या बोल रहा है कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स प्रोवाइड सच टूल नेसेसरी फॉर बिजनेस डिसीजन। जब भी आप बिजनेस डिसीजन मेकिंग की देखते हो पार्ट, तो उसमें आपको 5 फंडामेंटल प्रॉब्लम दिखती है, ये बोल रहा है। जब भी एक मैनेजर होता है उसको 5 जनरली प्रॉब्लम दिखती है। अगर हम किसकी बात करें, पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड की बात करें, तो ये बोल रहा है कि किस हिसाब से प्रोडक्ट मिक्स होना चाहिए। ठीक है, या तो ये हम ये भी बोल सकते हैं कि देखो, प्रोडक्ट मिक्स का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप रॉ मटेरियल लगाते हो तो कितना रॉ मटेरियल लगाना चाहिए या कितना ABC लगा के पर्टिकुलर एक यूनिट निकले, तो ABC का कितना कच्चा रॉ मटेरियल लगाना चाहिए या कितनी केजी लगाना चाहिए ताकि एक पर्टिकुलर यूनिट निकल के आ जाए। व्हाट इज़ द लीस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन टेक्निक एंड इनपुट मिक्स, ये हो गया। व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तो आउटपुट कितना निकलेगा एक तरीके से और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिया जाए, मतलब पर्टिकुलर आपको पता है कि कैसे कैसे आपको मशीनरी क्या परचेज करनी है, तो उसका डिसीजन फाइनेंस पे लेना है, लीज पे लेना है या हायर किराए पे लेना है पर्टिकुलर मशीन को, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। और ये बोल रहा है हाउ मच शुड बी सेलिंग कॉस्ट, तो बेचने से रिलेटेड गुड्स की प्राइस जो आपने रखी उससे रिलेटेड गुड्स की कॉस्ट क्या होनी चाहिए ये। तो ये बोल रहा है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, डेटा कलेक्ट किया जाएगा और एनालाइज किया जाएगा बिजनेस ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करके डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उन ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, सप्लाई करता है इन डेटा को, किसको, बिजनेस इकोनॉमिस्ट को। मतलब मान लो मैनेजर है, मैनेजर क्या है, एक इकोनॉमिस्ट है, ये मान के चल लो, तो उसको एक तरीके से क्या कर रहा है, वो डेटा सप्लाई कर रहा है। ये सारी प्रॉब्लम, ये जो ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम है ना, तो ऑब्जेक्टिव के थ्रू एक तरीके से आपको पता चल जाता है कहाँ पहुँचना है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलर सारी की सारी थ्योरीज अप्लाई करके आपको वो डेटा सॉल्व करने में मदद कर रहा है। इसका मतलब ये, जॉयल डीन, द पर्पज ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज टू शो हाउ इकोनॉमिक एनालिसिस कैन बी यूज इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसीज। तो देखो बोल दिया ना, कैसे इकोनॉमिक एनालिसिस, इसका मतलब क्या हुआ, जो थ्योरी कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल देखे थे उसको कैसे बिजनेस में अप्लाई किया ताकि बिजनेस पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट हो सके, बिजनेस पॉलिसीज़ चल सके, जो हमने सोची थी या जो हमने ऑब्जेक्टिव सोचे थे वो हमारे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब देखो क्या बोल रहा है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज टू एनालाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस, बार बार यही बोलता है, एंड सजेस्ट सॉल्यूशन एंड हेल्प द मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। कितनी बार बता दिया आपको, सेम यही है। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्टिव देखोगे तो सारे आपको सेम दिखेंगे। वो तो बस क्या है, मेरा पार्ट रह गया आपको बताने का कि थोड़ा सा क्या रहता है, माइंड में रहता है कि आपको सब बताऊं, नहीं तो पर्टिकुलर मैं क्या करूंगा, आपको ये सारे पार्ट पे छुड़वा सकता हूं, लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं एक पॉइंट, तो आप देख लो। अब देखिए जो भी पढ़ा है ना सारा वही पार्ट है। देखो, टू इंटीग्रेट इकोनॉमिक थ्योरी विथ बिजनेस प्रैक्टिस। अब सीधी सी बात है, ये क्या अपना पॉजिटिव पार्ट, इसको एक तरीके से नॉर्मेटिव बनाना, बिजनेस में अप्लाई करना ताकि पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। टू अप्लाई इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम, आ गया कि बिजनेस प्रॉब्लम को दूर करना किसके थ्रू, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट या थ्योरीज जो भी आपने पढ़ी उसको बिजनेस में अप्लाई करके। तीसरा, टू एम्प्लॉय द मोस्ट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट एंड टूल टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम। तो आपको पता है कि आजकल आप क्या करते हो, लीनियर प्रोग्रामिंग जो दे रखा है, इसमें गेम थ्योरी दे रखा है, या बहुत सारे जैसे हम बोल सकते हैं साइंटिफिक या स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करते हो। जैसे मैंने आपको बहुत ज़्यादा बताए थे, आपको जैसे मैंने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, सिमुलेशन प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं, प्रॉब्लम नहीं सॉरी मेथड्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है ताकि उन पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके।
ठीक, अगर आपने कभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर पढ़ा है या ऑपरेशनल रिसर्च पढ़ा है तो आपको पता चल जाएंगे कि इतने सारे मेथड होते थे। ठीक है, अब वो हम क्या करते हैं, करवा नहीं सकते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल अप्रोच है एक तरीके से, और थ्योरेटिकल आपको समझ में आने से रहा, तो इसलिए जनरली हम बोल के बता देते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो आपको बस वो याद रखने। टू अलोकेट द स्कार्स रिसोर्सेज इन ऑप्टिमल मैनर। तो स्कार्स रिसोर्सेज आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का पॉइंट ही क्या है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है, जिसके लिए आपकी वांट क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। उन पर्टिकुलर स्कार्स रिसोर्सेज को आपको क्या करना है, बेस्ट वे में यूज़ करना है, क्योंकि आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो रैशनल मैनेजमेंट बताया था मैंने आपको, ऑप्टिमम चॉइस करनी है पिछली वीडियो में शुरू में, तो वही तो है, तभी तो डिसीजन मेकिंग होगी। आप बताओ, एक मैनेजर पर्टिकुलर क्या करेगा, कॉस्ट कटिंग की ही सोचेगा या वो क्वालिटी वाइज भी सोचेगा, तब वो कॉस्ट कटिंग की इतनी ज़्यादा नहीं सोचेगा, लेकिन वो देखेगा कि क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट अच्छा हो और कॉस्ट भी ज़्यादा ना लगे, तो वो वेस्टेज कम करना चाहेगा, वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ बढ़ना चाहेगा। तो इसलिए वो अपने स्कैर्स रिसोर्सेज, मतलब जो कैपिटल है, जो मशीनरी है, ठीक है, जो फाइनेंस उसने अरेंज किया है, उस पर्टिकुलर यानी जो मनी है, उन रिसोर्सेज को ढंग से वो यूज़ करे। टू मेक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ फर्म, टू हेल्प अचीव अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म लाइक अटेनिंग इंडस्ट्री लीडरशिप, उसका मार्केट शेयर बढ़ता जाए, यानी एक तरीके से वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाए, ये बोल सकते हैं। कंपनी की वैल्यू, ब्रांड इमेज धीरे धीरे बढ़ती जाए। टू मिनिमाइज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जो रिस्क और अनसर्टेनिटी है वो क्या करना, कम करना। टू हेल्प इन, क्योंकि कभी भी याद रखना, रिस्क तो एलिमिनेट की ही नहीं जा सकती, जनरली क्या हो सकती है, जब बिजनेस करोगे तो मिनिमाइज ही होती है, एलिमिनेट नहीं होती। टू हेल्प इन डिमांड एंड सेल्स फॉरकास्टिंग, जो आपको मैंने बताया कि कितनी डिमांड, क्योंकि बताया कि आपको देखो डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड एंड सेल्स फॉरकास्टिंग। आप फ्यूचर से रिलेटेड सोच को, फ्यूचर से रिलेटेड अप्रोच को आज ही देख रहे हो कि यार कितना एक तरीके से लेवल ऑफ आउटपुट हमारा रहेगा, वो पर्टिकुलर पार्ट आ गया। फिर आपको बोल दिया टू हेल्प इन ऑपरेशन ऑफ फर्म बाय हेल्पिंग इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एट्सेट्रा, तो इस तरीके से हेल्प कर रहा है। और याद रखना ये जो डिमांड एंड सेल्स फोरकास्टिंग है, ये भी अपने स्कोप से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट में आएगी, सबसे फर्स्ट पार्ट ये है। टू हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसीज़, टू हेल्प इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म क्या होते हैं, वैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्या है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि हर पर्टिकुलर जो सबसे प्रोड्यूसर होता है सबसे पहले, उसका सबसे पहला मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। लेकिन आजकल और भी चीज़ें अलग अलग हो गई हैं, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन की, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो, ये सारी अप्रोच भी धीरे धीरे बढ़ती गई है मॉडर्न अप्रोच में। जो मैंने आपको क्या बोला था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म में बताऊंगा ना, उसमें समझाऊंगा, उसमें आ जाएगा आपका पार्ट। अब देखो ये बोल रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ यूजफुल बिकॉज, ये उस ऊपर से रिलेटेड ये कि आपने ऑब्जेक्टिव देखे तो उसके हिसाब से बोल दिया कि ये क्यों यूज़फुल है। देखो पहला पर्टिकुलर वही कि एक तरीके से टूल्स एंड टेक्निक प्रोवाइड करती है आपको मैनेजरल डिसीजन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर आपको एक बेसिक प्रॉब्लम जो भी उसका सॉल्यूशन आंसर बताती है जनरली। फिर आपको बोल दिया कि आपको एक तरीके से डेटा सप्लाई करती है जब भी आपको एनालिसिस करना है या फोरकास्टिंग करनी है कि क्या पर्टिकुलर डिमांड रहेगी, हम गुड्स की क्या प्राइसेस रखें, ठीक है, डिमांड एनालिसिस बोलते हैं ना, तो पर्टिकुलर डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग करने के लिए। इट प्रोवाइड्स टूल फॉर डिमांड फोरकास्टिंग, देखो आ गया, एंड प्रॉफिट प्लानिंग, तो ये भी आ गया, तो प्रॉफिट प्लानिंग के लिए भी आ गया साथ में। फिर इट गाइड्स द मैनेजरल इकोनॉमिस्ट, मैनेजरल इकोनॉमिस्ट मतलब क्या हो गया, मैनेजर हो गया जिसमें एक तरीके से थोड़ी सी इकोनॉमिस्ट की अप्रोच भी है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक तरीके से मार्केट की सिचुएशन के बारे में जानता है, थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में पर्टिकुलर पॉइंट जानता है। तो ये बोल रहा है कि दस बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफर्स ए नंबर ऑफ बेनिफिट टू बिजनेस मैनेजर, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। नॉर्मल पार्ट। अब देखो आपका स्कोप का पार्ट दे रखा है, स्कोप ऑफ मैनेजरल और बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये बोल रहा है कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या है, एक डेवलपिंग साइंस है विच जनरेट्स द काउंटलेस प्रॉब्लम टू डिटरमिन इट्स स्कोप इन ए क्लियर कट वे। तो एक तरीके से क्या जनरेट करता है, काउंटलेस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जनरेट करता है, ताकि एक तरीके से स्कोप पता चल जाए कि इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है। फ्रॉम द फॉलोइंग फील्ड्स वी कैन एग्जामिन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब बिजनेस या जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है कहाँ कहाँ फैला हुआ है जनरली, ये बोल रहा है। अब देखिए ये यही बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर हम स्कोप में सबसे पहले सोचते हैं तो इसी को सोचते हैं, सबसे पहली लाइन में जनरली यही बोल रहा है। और ये फिर इसके बाद बोल रहा है कि जो बिजनेस फर्म होती है वो एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट होती है जो कि जनरली क्या करती है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को सेलेबल गुड्स में ट्रांसफॉर्म करती है, मतलब इनपुट से प्रोसेस, प्रोसेस से आउटपुट। जनरली ये होता है रॉ मटेरियल को ढंग से बिल्कुल क्वालिटी वाइज प्रोड्यूस करके आउटपुट में कन्वर्ट करने का पार्ट। तो आपको पता है कि ये यही सोच के चलती है कि सारे आउटपुट बिकेंगे, ठीक है। जब भी आउटपुट बनाते हैं ये नहीं बोलते कि हम इतने बचाएंगे आगे के लिए, जनरली क्या बोलते हैं, सारे के सारे बिकेंगे।
तो उस हिसाब से उनको क्या करना पड़ता है, फ्यूचर के लिए एक्यूरेट डिमांड एक तरीके से एस्टिमेट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर एक्यूरेट डिमांड एस्टिमेट करेंगे तब जाके ही जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो मिनिमम होगी और स्टोरेज की कॉस्ट नहीं रहेगी। ठीक है, आपने एक सुनी होगी जस्ट इन टाइम अप्रोच। तो आपको पता है कि जितना आपको मेटल चाहिए होता है उस हिसाब से आपको मिल जाता है पर्टिकुलर, या आपके पास पड़ा हुआ रहना चाहिए। आपको पता है कि अगर आप फालतू के लिए स्टॉक बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्रिएट कर लोगे, या मैं बोल सकता हूँ आप प्रोड्यूस कर लोगे, अब उतनी डिमांड नहीं है। जब फ्यूचर में पर्टिकुलर आपको पता है कि वो अप्रोच करंट में आ गई और आपका गुड्स इतना बिका नहीं, तो आपके पास फालतू का स्टॉक रख गया तो वो ऑब्सोलीट हो सकता है। तो एक तो उसका खर्चा, कहने का मतलब उसकी क्या हो गई, आपकी कॉस्ट लॉस हो गई, एक तरीके से स्क्रैप वैल्यू हो गई। इसके अलावा आप उसको गोडाउन में रखोगे तो गोडाउन से रिलेटेड आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। ये बोल सकते हैं क्या पता आपका खुद का गोडाउन नहीं हो, या आपने ख़रीदा भी हो तो आपकी कैपिटल कॉस्ट लगी होगी, तो उस पर डेप्रिसिएशन, ये पर्टिकुलर पार्ट। तो कुछ ना कुछ वे में आपकी कॉस्ट लगती है। आपने वो पर्टिकुलर इतना सारा प्रोडक्ट बनाया तो मटेरियल ख़रीदा होगा, तो सप्लायर से ख़रीदा होगा उधार पे, तो आपने उधार पे ख़रीदा होगा तो आपने उसके लिए फाइनेंस भी लिया होगा पेमेंट करने के लिए, जनरली लोन लिया होगा, उसकी इंटरेस्ट। तो स्टोरेज कॉस्ट जनरली ये होती है जिसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट लग सकती है, प्रोडक्शन कॉस्ट लग सकती है। ठीक, तो ये बोल रहे हैं फर्म मस्ट डिसाइड इट टोटल आउटपुट बिफोर प्रिपेयरिंग इट्स प्रोडक्शन शेड्यूल। अब देखो मैं ये लाइन क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया वही का वही पार्ट है, एक बार देख लेना। ए फर्म मस्ट डिसाइड इट्स टोटल आउटपुट बिफोर प्रिपेयरिंग इट्स प्रोडक्शन शेड्यूल। ठीक, एंड डिसाइडिंग ऑन द रिसोर्सेज टू बी एम्प्लॉयड। उसको पहले से ही रिसोर्सेज देख लेने चाहिए कि मुझे कितना मेटल चाहिए, क्या क्या मशीनरी मुझे परचेज करनी पड़ेगी। इसके लिए अगर मार्केट में नया कोई फ्यूचर में डिमांड आने वाली है उससे रिलेटेड, आपको पता है कि मशीनरीज या क्या पर्टिकुलर परचेज करनी पड़ेगी। मेरे पास फाइनेंस का रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, मेरी कितनी पर्टिकुलर कॉस्ट लगेगी। तो डिमांड फोरकास्ट सर्व एज ए गाइड टू द मैनेजमेंट फॉर मेंटेनिंग इट्स मार्केट शेयर इन कॉम्पिटिशन विद इट्स राइवल, देयर बाय सिक्योरिंग इट्स प्रॉफिट। कॉस्ट का तो नहीं कह सकता पर्टिकुलर, एक तरीके से इसमें सिर्फ डिमांड का फोरकास्ट कर रहे हो, क्योंकि कॉस्ट का तो अगले वाले पार्ट में आ रहा है कि कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। तो इसमें यही बोल रहा है कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, कॉस्ट और प्रोडक्शन पे। एक अच्छा मैनेजर होगा, एक परफेक्ट या एफिशिएंट मैनेजर होगा, वो क्या करेगा कि कॉस्ट एस्टिमेट करेगा ऑफ ए रेंज ऑफ आउटपुट। जितना भी वो लेवल ऑफ आउटपुट निकालेगा, यानी डिमांड के बेसिस पे वो देखेगा कि कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। जो अलग अलग फैक्टर है, लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, मशीनरी है, जो भी टेक्नोलॉजी है पर्टिकुलर, उन पे कितनी कॉस्ट लगेगी। और वो एक तरीके से क्वालिटी वाइज कंटेंट भी चुनेगा और साथ में कॉस्ट भी मिनिमाइज करने की करेगा कि जो भी आउटपुट निकला है उस पर क्या हो, कॉस्ट मिनिमाइज हो। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स कॉजिंग वेरिएशन इन कॉस्ट एंड चूज द कॉस्ट मिनिमाइजिंग आउटपुट लेवल, टेकिंग आल्सो इनटू कंसिडरेशन द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कैलकुलेशन। तो वो भी देखेगा। ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन जो भी प्रोसेस होता है वो होता तो इंजीनियर के चार्ज पे, लेकिन जो बिजनेस मैनेजर है वो क्या करता है, प्रोडक्शन फंक्शन का एनालाइज करता है। और जो भी वेस्टेज होता है, क्योंकि उसको पता है कि जो प्रोडक्शन मैनेजर जो बिजनेस मैनेजर है वो जनरली क्या करेगा, ये तो देखो प्रोसेस का काम कर रहा है, ये तो क्या कर रहा है, इनपुट लेके, इनपुट किससे लेगा, मैनेजर से बोल के कि भैया हमको इतना मेटल चाहिए। तो मैनेजर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेगा, उस अकॉर्डिंग क्वालिटी वाइज मेटल खरीदेगा ताकि मिनिमम कॉस्ट हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सके, गेन हो सके, वेस्टेज कम हो सके, टाइम बचा जा सके। तो ऐसे हमारे पास मेटल अवेलेबल रहना चाहिए। ये नहीं कि हम मेटल मंगा रहे हैं वो 1 महीने बाद आ रहा है, चाहिए हमें कब, 10 दिन बाद। तो इस तरीके से टाइम वेस्टेज ना हो। ठीक, फिर इसी तरीके से बोल दिया कि साउंड प्राइसिंग पॉलिसी होनी चाहिए। तो वो साउंड प्राइसिंग पॉलिसी किस पे डिपेंड करेगी, कॉस्ट कंट्रोल पे। अगर कॉस्ट कंट्रोल ही नहीं होगा तो प्राइसिंग पॉलिसीज या प्राइसिंग डिसीजन सही ढंग से सेट ही नहीं हो पाएगा। तो बोला मेन टॉपिक डिस्कस अंडर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस आर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड कॉस्ट कंट्रोल। देखिए इसके लिए तो जनरली क्या करता है मैनेजर, अगर कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखता है तो आउटपुट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग जनरली ये देख लेता है। कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप देखता है तो जैसे जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारी प्रोसेस कॉस्टिंग, तो पर्टिकुलर वो देखेगा कि इनपुट लगाने के बाद आउटपुट क्या निकलेगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात कर रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बनाने की करेगा ताकि हर पर्टिकुलर यूनिट की जो कॉस्ट हो वो मिनिमाइज आ सके। तो वो ऐसा इकोनॉमीज ऑफ स्केल गेन करने की कोशिश करेगा। या डिस इकोनॉमी कब होगी, कहने का मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है पर्टिकुलर, या जब मैं आपको पर्टिकुलर ये टॉपिक अलग से बताऊंगा, किस में बताऊंगा, शायद मैं आपको कॉस्ट वाले पार्ट में बताऊंगा या प्रोडक्शन फंक्शन के साथ ही बता दूंगा, पर जनरली ये कॉस्ट के साथ आएगा, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट। तब मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्कोप क्या होता है, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में एग्जाम में छोटे छोटे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं या लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से रिलेटेड आ जाते हैं। तो प्राइसिंग डिसीजन, पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस आपको पता ही है जनरली इसमें क्या होगा।
देखो इसमें जनरली यही बोल रहा है कि मार्केट के जो भी स्ट्रक्चर है उसको एनालिसिस करेगा। कहने का मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम बोल सकते हैं, ओलिगोपोली मार्केट है, कौन सा मार्केट है पहले आपको वो देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्राइस एडजस्टर हो या आप प्राइस मेकर हो। अगर आप मोनोपोलिस्ट हो तो इसका मतलब क्या हो गया, आप प्राइस खुद तय कर रहे हो, लेकिन आप इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखोगे क्योंकि आपकी फिर क्या होगी, डिमांड गुड्स की जनरली होगी ही नहीं, तो आपको भी प्राइस कम करनी पड़ेगी। तभी तो आप देखोगे कर्व क्या बनता है, डाउन बनता है। तो इकोनॉमिक्स तो मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, ये मान के चलो। चाहे मेरे को 11th-12th में मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई, आपको ये नहीं पता होगा मैंने 11th-12th में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई, तब भी मेरे को बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स का पार्ट सब कुछ आता है। लेकिन क्यों आता है, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल इसमें जनरली अप्रोच रहती है। अगर आप गिरता हुआ भी बनाते हो तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से सोचते हुए बनाओ। अगर आप परफेक्ट कंपटीशन भी देखते हो तो आप सब्जी मंडी सोचो, तो आपको पता चलेगा कि एक क्या बनेगा, नॉर्मल जो एमआर कर्व बनेगा वो प्राइस के इक्वल बनेगा। आपको हमेशा याद रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, एआर के इक्वल रहेगा, क्योंकि उसमें जो एवरेज रेवेन्यू है वो हर वक्त सेम ही रहता है। यानी एक यूनिट की जो प्राइस होगी तो 2 यूनिट की भी क्या रहेगी, वही रहेगी। तो इनटू करोगे तो क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू आएगा। ऐसे आपको ध्यान रहना चाहिए। जब आप मोनोपोली पढ़ते हो और मोनोपोलिस्टिक पढ़ते हो तो क्या फ़र्क होता है, उसमें थोड़ा सा क्या होता है, मोनोपोली में यूं गिरता हुआ बनता है, मोनोपोलिस्टिक में बहुत ज़्यादा होता है। तो वो किसकी वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से। तो थोड़ा सा आपको वो पता रहना चाहिए, जो आगे मैं आपको बताऊंगा और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसी पार्ट में जो प्राइसिंग डिसीजन में ये बोल रहा है कि फर्म की इनकम या प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, प्राइसिंग डिसीजन पे, प्राइसिंग पॉलिसीज़ पे। ठीक है, and all such decisions are to be taken after careful analysis of the nature of the market in which the firm operate। तो मार्केट का स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, क्या प्राइसेस प्रैक्टिस की जा रही है, प्राइस का पहले से फोरकास्टिंग करना पड़ता है। फिर आपका आ गया प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रॉफिट क्या एक तरीके से आपके लिए रिवॉर्ड है, जो कि अनसर्टेनिटी आपने बियर की है या जो आपने रिस्क ली है उसका एक तरीके से आपके लिए रिवॉर्ड है, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे बोला ईच एंड एवरी बिजनेस फर्म आर टेंडेड फॉर अर्निंग प्रॉफिट। हर बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए, ये कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बिजनेस कमाने के वो सॉरी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। ये नॉर्मल कमर्शियल या हम बोल सकते हैं ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट कमाना चाहता है। क्योंकि आपको पता है कि एक प्रॉफिट ही है जो कि बिजनेस को धीरे धीरे क्या करता है, सक्सेस देता है, आगे ले जाता है। ए सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजर इज वन हु कैन फॉर्म मोर और लेस करेक्ट एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। जहाँ टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का गैप ज़्यादा होगा वहाँ क्या बोलेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमम है। जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल हो, मार्जिनल कॉस्ट के, तो हम क्या बोलेंगे कि वहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे परफेक्ट कंपटीशन होता है तो यहाँ से भी कॉस्ट कट कर रही है, लेकिन यहाँ पे कट करेगी तो आप यहाँ पे रुकोगे क्योंकि उसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो वो कब आएगी, जब आपको मैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की अप्रोच बताऊंगा। आपको पता है ना एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो ये आपको देखने पड़ेंगे। आगे समझ में, इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ पार्ट देखने पड़ेंगे। तो बोल रहा है कि एक मैनेजर कब सक्सेसफुल होगा, जब वो सारी जो आपने ये देखो थ्योरीज पढ़ी, जो मैंने बताई है क्या थ्योरी है, एक पर्टिकुलर उसको बिजनेस में अप्लाई करके देख रहा है और एक तरीके से जो रिस्क है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, और जिससे प्रॉफिट क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। इट इज़ देयर फॉर प्रॉफिट प्लानिंग एंड प्रॉफिट मेजरमेंट कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट चैलेंजिंग एरिया ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये बोल रहा है कि मोस्ट चैलेंजिंग एरिया है, जो कि एक तरीके से मैनेजर को इसमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, तब जाके वो सक्सेसफुल बन पाता है। कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, वही इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है प्लांट एंड मशीनरी में, बिल्डिंग में। तो ये बोल रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट क्या होता है प्लांट मशीनरी में, बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा होता है पर्टिकुलर, तो आपको पता है कि उस केस में टॉप लेवल डिसीजन की ही रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेटेजी प्लानिंग उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि कौन कर सकता है, टॉप लेवल मैनेजर ही कर सकता है। तो इट मीन्स कैपिटल मैनेजमेंट दैट इज़ प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हो गया, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें क्या डील होता है, आपने कैपिटल बजटिंग में मुझसे पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, कैसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाए, एनपीवी, आईआर, कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाए, तो मैनेजर को वो भी करना पड़ता है। तो एक तरीके से देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप इतना वास्ट है कि जनरली हमें क्या करना पड़ता है, इकोनॉमिक की थ्योरीज को अप्लाई करना पड़ता है, और साथ में जो हमें अकाउंटिंग के पार्ट हैं उनके साथ भी अप्लाई करना पड़ता है, ये बोल रहा है। फिर आपको बोल दिया इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखिए इसमें तो ये बोल रखा है, ऊपर हमने बोला था स्टोरेज कॉस्ट, तो अगर आप स्टॉक फालतू का रख के बैठोगे तो क्या होगा, स्टोरेज कॉस्ट आपकी ज़्यादा लगेगी, आपका एक तरीके से स्टॉक ऑब्सोलीट भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपने स्टॉक कम रखा हुआ है तो उसकी वजह से आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर डिमांड आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। तो ये बोल रहा है कि सेम टाइम पे जो है ना आइडल क्वांटिटी होनी चाहिए स्टॉक की, स्टॉक ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए,
क्योंकि एक तरीके से क्या होगा, द कैपिटल इज अननेसेसरी लॉक्ड अप इन इन्वेंट्री, इसका मतलब जो भी पैसा है वो आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से इन्वेंट्री में ही लग जाएगा, वो लॉकअप हो जाएगा। एक तरीके से हम बोल सकते हैं, आपको पता है कि आपने पर्टिकुलर जो भी मेटल खरीदा होगा उसके लिए कुछ ना कुछ अराउंड अमाउंट तो पे किया होगा, या फाइनेंस लेके या लोन लेके या डिबेंचर इशू करके, तो आपको पता है कि उसकी कॉस्ट तो आपकी लगी रही होगी। अगर एट द सेम टाइम इन्वेंट्री लो है तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। आपको पता है कि रॉ मेटेरियल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो हैंस ए फर्म ऑलवेज प्रेफर टू हैव एन ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, क्योंकि अगर मटेरियल ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो डिमांड भी पूरी नहीं कर पाए। इसलिए आपने वो सुना होगा इन्वेंट्री मॉडल्स जैसे EOQ, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ABC एनालिसिस, इस तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं। ABC क्या होता है जानते हो ना, ठीक है, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। C कैटेगरी क्या होते हैं, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन वैल्यू कितनी होती है, बिल्कुल कम। क्वांटिटी में मान लो 1000 है, 1000 क्वांटिटी में, और वैल्यू कितनी है, सिर्फ ओनली 5000 6000। और बी कैटेगरी क्या होता है, नॉर्मल, कि जैसे 5000 रुपीज़ की क्वांटिटी में, वो 5000 रुपीज़ के हैं और अराउंड क्वांटिटी में कितने हैं, हम बोल सकते हैं कि 300 है, 400 है, यानी एवरेज है, जहाँ पे आप 20 से 30% ऐसे एवरेज लेते हो, यू बोलते हो ना। और ए वाले जनरली क्या होते हैं, हम क्या बोलते हैं कि वो वैल्यू में तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन क्वांटिटी में कम होते हैं, ठीक है, जिनको हमें एक तरीके से सेफ रखने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत होती है। सी वाले तो क्या होते हैं, उनको ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप वो एनालिसिस करते हो ABC, तो ए को ज़्यादा क्या करते हो आप, अहमियत देते हो, बी को भी देते हो नॉर्मल, लेकिन सी को इतनी ज़्यादा नहीं देते हो प्रोटेक्शन। तो ये आपको एनालिसिस करना पड़ता है। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड थ्योरी ऑफ गेम्स, तो आपको मैंने बताया जनरली देखो किससे रिलेटेड होता है, ऑपरेटिंग रिसर्च से रिलेटेड। तो ये भी एक तरीके से किसका पार्ट है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स का रिसेंट पार्ट है, ये भी टूल ऐड किए गए हैं, जनरली देख लेना। फिर आपको बोल रहा है इफेक्टिव यूज़ ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। आपको पता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मैंने बताया था माइक्रो होता है कैरेक्टर में, लेकिन कभी कभी वो मैक्रो फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो जाता है। आपको मैंने बताया कैसे, कि आप सोच रहे हो कि आप प्लास्टिक क्या करोगे, प्लास्टिक से रिलेटेड इंडस्ट्री सेटअप करोगे, लेकिन गवर्नमेंट ने प्लास्टिक पे ही बैन लगा दिया। तो अब जो आपने सोचा था कि प्लास्टिक बैग्स बनाओगे वो आप नहीं बना पाओगे। तो वो आपका क्या था, एक तरीके से आइडिया माइक्रो इकोनॉमिक्स का, लेकिन गवर्नमेंट ने बैन लगाया तो इसमें मतलब क्या हो गया, मैक्रो फैक्टर की वजह से आपका बिजनेस इन्फ्लुएंस हो गया। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता है कि आप माइक्रो कैरेक्टर में ऊपर कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था, लेकिन मैंने क्या बताया था, आप यूजेज ऑफ मैक्रो फैक्टर, तो आप मैक्रो फैक्टर्स का भी यूज़ करते हो। दस इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव टू बी केयरफुली स्टडीड इन ऑर्डर टू मेक प्रॉपर बिजनेस डिसीजन। इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या आ गई, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी पॉलिसी, लाइसेंस पॉलिसी, ये सारा आपको जनरली देखना पड़ता है, मतलब गवर्नमेंट की सिचुएशन को भी कवर करना पड़ता है। एनवायरमेंटल इशू, ये बोल रहा है देर आर सर्टेन इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विच ऑल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स। इसमें क्या क्या है, जनरल बिजनेस से रिलेटेड, सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट, जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट को एक तरीके से क्या करना पड़ता है, या बिजनेस एंटरप्राइज को ऑपरेट करना पड़ता है, बिजनेस को काम करना पड़ता है, तो उस हिसाब से उनको सोसाइटी का भी सोचना पड़ता है, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का भी देखना पड़ता है, अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो क्या पता उनका बिजनेस सर्वाइव नहीं हो पाए, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ना, तो बिजनेस भी क्या होता है, एक तरीके से शेयर मार्केट भी डाउन हो जाता है, तो क्या पता उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी बिजनेस की वैल्यू भी डाउन हो जाए और मार्केट शेयर भी गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। फिर बिजनेस साइकिल, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस साइकिल्स क्या करती है, बिजनेस डिसीजन को इम्पैक्ट डालती है। आपको पता है कैसे, आपको मैंने बताया था कि अलग अलग फेजेज आती है, क्या क्या बताया था, प्रॉस्पर्टी, आपको मैंने बताया था ये नॉर्मल लेवल है मान के चलो, और भी मैंने बताया कि आगे कभी ना कभी अपने क्वेश्चन में पार्ट आएगा तो पूरा डिटेल में आपको कवर कराऊंगा। तो ये प्रॉस्पर्टी, उसके बाद बीच में क्या आ गया, यहाँ पे बूम आ गया, बूम के बाद क्या आ गया, एक तरीके से रिसेशन आ गया, रिसेशन के बाद देखो ये यहाँ तक रिसेशन आया, यहाँ पे रुक गए, तो ये क्या एक तरीके से आपका डिप्रेशन, क्या है, डिप्रेशन। फिर डिप्रेशन के बाद एक तरीके से आप धीरे धीरे सुधरने की कोशिश करोगे, तो रिकवरी, क्या आ गया, रिकवरी। तो ये क्या है, प्रॉस्पर्टी, ये क्या है, बूम आ गया, ये क्या है आपका रिसेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो आ रहा है नीचे क्या आ रहा है, डिप्रेशन, इसके बाद कहाँ जा रहे हो, रिकवरी पे जा रहे हो। तो एक तरीके से क्या बोल रहा है कि ये बिजनेस साइकिल क्या करती है, बिजनेस डिसीजंस को अफेक्ट करती है, तो इसलिए बोल रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप में इसको भी लिया जाता है, ठीक। दे रेफर टू रेगुलर फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कंट्री, डिफरेंट फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल आर, दे दिया। दस मैनेजरल इकोनॉमिक्स कंप्राइज बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज, ये बोल रहा है इसके हिसाब से। लेकिन हम जनरली क्या बोलते हैं, जब भी अप्रोच पढ़ते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, ये अप्लाइड है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किस पे स्ट्रेस दिया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे स्ट्रेस दिया जाता है, मैक्रो की हल्की सी हेल्प ली जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से आप पूरा पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ लेना,
फिर आपको अब डिफरेंस देख रहा है, डिफरेंस में जनरली क्या दे रखा है, इट इज़ ए प्योर इकोनॉमिक्स, यहाँ पे क्या बोल दिया, इट इज़ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। बताया था मैंने क्यों है, क्योंकि प्योर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया, इसमें सिर्फ इकोनॉमिक थ्योरीज और प्रिंसिपल है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक थ्योरीज और प्रिंसिपल को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए या बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसमें ये बोल रहा है, इसलिए इसको अप्लाइड बोलते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया था, इकोनॉमिक्स हैज़ सिमिलर एम्फेसिस ऑन बोथ माइक्रो एंड मैक्रो, अभी भी मैंने बताया था शुरू में भी। वैसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स में जनरली क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेस किस पे जाता है, माइक्रो पे, न कि मैक्रो पे। मैक्रो पे दिया जाता है लेकिन कम, तभी देखो इसने क्या दे रखा है लिखा हुआ, मैनेजरल इकोनॉमिक रिलेटिवली गिव मोर स्ट्रेस ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आपको दे रखा है फोर्थ पॉइंट। अब देखिए इकोनॉमिक्स में जब आप देखते हो तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो दिया हुआ होता है, तो ये बोल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में जनरली दोनों को कंसिडर किया जाता है, इंडिविजुअल को भी और फर्म को भी। क्योंकि जब इंडिविजुअल को कंसिडर करते हो तो उसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ डिमांड, और जब आप फर्म को कंसिडर करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ सप्लाई, ठीक है, या थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जब आप माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट देखते हो तो ज़्यादातर आप किसको कवर करते हो, इंडिविजुअल फर्म को, यानी इंडिविजुअल फर्म ही अपना बेनिफिट देखती है, वो अपने हिसाब से सारा पार्ट सोचती है, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को कैलकुलेशन करेंगे, यानी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारा पार्ट कंसिडर करेंगे। पर ये अप्रोच मेरे को थोड़ी सही नहीं लगी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम पर्टिकुलर कंज्यूमर के हिसाब से भी जनरली पढ़ते ही हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मैं इससे एक तरीके से रिलेट कर सकूं, क्योंकि यहाँ मैंने क्या करा, ये नेट से पर्टिकुलर देखा तो मुझे इस अप्रोच में थोड़ा सा सही नहीं लगता, लेकिन बाकी सारा पार्ट सही है। इट्स माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील विथ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। तो जनरली क्या बोल रहा है, इसमें क्या आएगा, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, मतलब वो फैक्टर और प्रोडक्शन के पार्ट। तो लैंड से रिलेटेड क्या होता है, रेंट, लेबर से, लैंड से रिलेटेड, सॉरी बोल रहा हूँ, हाँ, लैंड से रिलेटेड लैंड, कैपिटल से रिलेटेड इंटरेस्ट, लेबर से रिलेटेड वेजेस और एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड प्रॉफिट। और यहाँ पे क्या बोल रखा है, माइक्रो इकोनॉमिक पार्ट ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक इज रिलेटेड ओनली विथ प्रॉफिट। ये सिर्फ किससे रिलेटेड होता है, प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बोला कि कराऊंगा, तो उसके साथ मैं आपको वो भी कवर कराऊंगा, क्या बोलते हैं उसको, थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि खूब बार एग्जाम में आ चुकी है, अभी लेटेस्ट भी एग्जाम में आ चुकी है। बताओ, जो दिसंबर 19 या इससे पहले के एग्ज़ाम भी है उसमें ये थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट भी आ जाता है, जबकि आपके कोर्स में जनरली स्पेसिफिकली कहीं नहीं बोल रखा। फिर भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो उसमें क्या होगा, थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट भी कवर कर लेता है। तो हम ऑब्जेक्टिव के साथ वो थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट का पार्ट भी कवर करेंगे, जो कि अलग अलग प्रोफेसर ने दी हुई है। तो आई होप आपको सारा पार्ट पता चल गया होगा। ये तो मैंने एक्स्ट्रा ही आपको कवर कराया था ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है, नहीं तो आपको सारा पार्ट पता चल गया। तो इसलिए मैंने अलग अलग वीडियो में पार्ट बनाया, क्योंकि एक ही वीडियो में क्या है, इसमें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पार्ट है। पिछले जैसे मैंने आपको HRM इसमें जनरली पार्ट बताया, तो उसमें भी मैंने क्या करा, पर्टिकुलर 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट या 1 आवर की पूरी वीडियो कवर कराई। तो अगर आप उसको 2 पार्ट में देखो तो चल जाएगा एक तरीके से, क्योंकि आप बोलते हो वीडियो लेंथी है, नहीं तो इस टाइप की भी आप क्या करोगे, वीडियो देख सकते हो। इकोनॉमिक्स की जनरली ऐसी बनी है, बिजनेस फाइनेंस की भी आपको 20, 25, 30 इतने मिनट्स की बनी हुई है। फाइनेंस की भी मोस्टली आपकी, फाइनेंस नहीं, बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस भी आपकी जनरली ऐसे ही बनी हुई है, अराउंड 40 वीडियोस है वो, ठीक है। तो आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे डिमांड से रिलेटेड, डिमांड एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव ऑफ हम कब देखेंगे, सबसे लास्ट में, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।